हम आपके सामने मेज़रमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का मापन, इसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के गुणों की हमने चर्चा की, विभिन्न प्रकार के निर्धारकों की चर्चा हमने की, और फिर आखिर ये जो विभिन्न प्रकार के गुण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में होते हैं, या विभिन्न प्रकार के अवगुण जो मनुष्यों के भीतर होते हैं, इन चीज़ों को जब तक हम इसको मेज़र नहीं करेंगे, इसको हम जांचेंगे नहीं, तब तक हम इसको नहीं समझ सकते कि किस व्यक्ति के भीतर व्यक्तित्व के कौन से गुण कितने हैं, कौन से अवगुण कितने हैं। कि बगैर व्यक्तित्व के मापन के संभव नहीं है। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला में व्यक्तित्व का मापन संभव है, और आज दर्जनों प्रकार के व्यक्तित्व के मापन से संबंधित जो मापनी है वो आज आ गए हैं, और ये विभिन्न प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस में या विभिन्न प्रकार के डिग्री कॉलेजेस में इस प्रकार की मापनी का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। अब जैसे देखिए कि किसी व्यक्ति का मन मिजाज गड़बड़ा जाता है, किसी व्यक्ति का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, किसी व्यक्ति को सलीके से उसको किसी वातावरण में अपने आप को एडजस्ट वो अपने आप को नहीं कर पाता है, या किसी खास मोमेंट में आकर खास परिस्थिति में आकर वो अपना जो उसका व्यवहार जो उसको प्रदर्शित करना था उसके बदले वो दूसरे प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर देता है। इन सारी चीज़ों का निदान जब तक हम पर्सनैलिटी को मेजर नहीं करेंगे, जब तक हम व्यक्तित्व को मापेंगे नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। दूसरा जो सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि आज न सिर्फ हमारे समाज में बल्कि विभिन्न प्रकार के समाज में, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयों में, विद्यालयों में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली कहीं न कहीं उनके भीतर डिफिशियंसी है, और ये जो मेंटली जो लोग डिफिशियंट हैं उसको मेजरमेंट करके ही, और जहाँ दोष युक्त पक्ष है उस दोष को दूर करने का प्रयास करके और उसको दूर किया जा सकता है। इस ख्याल से मेजरमेंट बहुत ही आवश्यक है। हम आपको बताते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो मेजरमेंट जो मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में किया जाता है, वो कौन कौन से मेजरमेंट हैं जिसको कि और कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे हैं जिनको प्रयोगशाला में ही किया जा सकता है, और बहुत सारे मेजरमेंट ऐसे हैं जिनको कि बगैर प्रयोगशाला में गए हुए जो हमारे विद्वान शिक्षक हैं, जो हमारे जानकार, जो हमारे छात्र हैं, वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं पहला आपको बताऊं कि जो विधि है टेस्ट करने की, वो है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड जिसको कहते हैं हम लोग। जिस किसी भी बालक का, जिस किसी भी बालिका का व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि किसी बच्चे को क्लास में मॉनिटर नियुक्त करना है, तो क्या मॉनिटरिंग करने से संबंधित अब योग्यता उसके भीतर है, इस प्रकार के गुण इसके भीतर है जो सारे बच्चों को वो लीड कर सके। और इसके लिए 2, 4, 5 बच्चों को बुलाकर और ऐसे बच्चों से इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं ताकि इस बात उसका जवाब इतना संतोषजनक हो कि इसे पता चल सके कि ये बच्चा क्लास में मॉनिटर का काम कर सकता है। या फिर और भी विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, सरकारी क्षेत्रों में, गैर सरकारी क्षेत्रों में, जब नौकरियों में लोगों की नियुक्ति होती है, उससे पहले जो साक्षात्कार विधि के मार्फत से साक्षात्कार लिया जाता है, उसमें इन्हीं बातों को ध्यान में रखा जाता है। दूसरा है व्यक्ति इतिहास विधि। इसमें क्या किया जाता है कि केस स्टडी लिया जाता है। जनरली आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो डेलिक्वेंट हैं, जो परिवार के लिए, जो समाज के लिए, जो विद्यालय के लिए, पूरे सिस्टम के लिए, वो बच्चे शुरू में ही नासूर बन जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए केस स्टडी मेथड को प्रयोग करके उनके पेरेंट्स के पास जाकर, उनके समाज में जाकर, उनके साथी सहपाठी के पास जाकर उस बच्चे के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में ये पता लगाया जाता है कि आखिर कब से, क्यों, कहाँ से इस बच्चे के भीतर इस प्रकार की गड़बड़ी आई, और उसको पता लगाकर उसका केस स्टडी लेके और तब फिर तत्पश्चात एक विद्वान शिक्षक, एक साइकियाट्रिक
उसकी जो समस्या है उस समस्या का निदान करता है और फलतः उस बच्चे को सही मार्ग पे ला सकते हैं। तीसरा है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पहले बना लिया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि उसमें ऐसे खोजपूर्ण प्रश्न हो जिससे कि बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार की विसंगति है या बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार की अच्छाई है उन सारी चीज़ों को जाना जा सके। और उसमें ध्यान यह रखा जाए कि खासकर जो प्रश्नकर्ता होते हैं उनकी जो चतुराईपूर्ण जो उनकी जो वाक्पटुता हो या उनके पूछने का जो उनका ढंग हो और साथ साथ उनके पूछने के उपरांत बच्चे जिस प्रकार की भाव भंगिमा को प्रदर्शित करते हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और इससे भी क्या होता है कि व्यक्तित्व का परीक्षण उस बच्चे का या उस व्यक्ति विशेष का बढ़िया से हो पाता है। और एक है व्यावहारिक परीक्षण विधि कि आप बच्चे के विभिन्न प्रकार के बिहेवियर को आप समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है, हमारा जो आचरण होता है, वो हमारा सब कुछ बता देता है। हम जब पर्टिकुलर किसी मोमेंट पे जब किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उस व्यवहार से ही सारी चीज़ें परिलक्षित हो जाती हैं। तो ये जो व्यवहारिक परीक्षण विधि जो है, इसमें बच्चे के विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम के हिसाब से, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के हिसाब से बच्चे जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इससे भी उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। और पांचवा है परिस्थिति परीक्षण विधि कि खास परिस्थिति विशेष में उस बच्चे का क्या परफॉर्मेंस है, उस बच्चे की क्या एक्टिविटी है, वो बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। अगर मान लीजिए इसके लिए बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि किसी खास परिस्थिति में, सुखद या दुखद किसी भी परिस्थिति में बच्चे को ले जाया जाता है, सामाजिक अवसर पे, विद्यालय अवसर पे, ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं। और उस परिस्थिति विशेष में जो बालक विशेष, जो बालिका विशेष, जो प्रशिक्षु विशेष अपने आप को सही रूप से परफॉर्म कर पाते हैं, तो इस बात से पता लगता है कि इनका व्यक्तित्व बढ़िया है। और अगर उस परिस्थिति विशेष में उस बालक का, उस बालिका का परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं होता, बिल्कुल एबनॉर्मल होता है, उस परिस्थिति को अनुकूल नहीं होता, उसके प्रतिकूल होता है, तो इससे पता लगता है कि उसके भीतर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के पक्ष अच्छे नहीं हैं। तो परिस्थिति परीक्षण विधि से इस प्रकार की बातों का पता लगाया जा सकता है। और फिर एक और है मूल्यांकन विधि, इवैल्यूएशन मेथड। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छा ही बहुत है, बुरा ही बहुत है, तो कितना बुरा है, कितना अच्छा है, इस बात का जब तक हम व्यक्तित्व का परीक्षण नहीं कर लेंगे तब तक हमको पता नहीं लगेगा। मान लीजिए कि हमको किसी व्यक्ति के बारे में, किसी बालक के बारे में यह पता लगाना है कि यह व्यक्ति ईमानदार तो है, लेकिन आखिर कितना ही ईमानदार है। इसके लिए क्या किया जाएगा कि उसके लिए 4-5 जो बातों को ध्यान में रखते हुए एक कॉलम बना लिया जाएगा। उस कॉलम में जैसे बहुत ईमानदार, साधारण ईमानदार, ईमानदार, कम ईमानदार, ये 3-4 कॉलम बना लिया जाएगा। और उस व्यक्ति के बारे में उस समाज के विभिन्न व्यक्तियों से या उस कक्षा के विभिन्न बच्चों से या कक्षा के विभिन्न प्रशिक्षुओं से इस बात का पता लगाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से आपको कौन सा बेहतर लगता है। और इस प्रकार से जिस पर सबसे ज़्यादा मत मिलता है और जिस पर सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, माना जाता है, उसी के अनुसार से उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। और फिर है व्यक्तित्व परिसूची। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के टेस्ट आइटम्स का निर्माण किया जाता है और टेस्ट आइटम्स के निर्माण करने के बाद के दरमियान यह ध्यान रखा जाता है कि इसमें प्रश्न ऐसे हो जिसमें बच्चों को या किसी व्यक्ति को झिझक ना हो, वो बढ़िया से जवाब दे सके इसके बारे में। और उसमें जवाब बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ हाँ या ना, यस और नो, इसी में बच्चे उसका जवाब देते हैं। या जिस किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है उसमें इसी में वो जवाब देते हैं और इसी के आधार पे उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। क्योंकि इसमें जो परिसूची में जो विभिन्न प्रकार के आइटम्स का निर्माण किया जाता है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिसमें जो प्रश्न है वो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से हो, वो एकाध क्षेत्र से नहीं हो।
व्यक्तित्व के भीतर जो विभिन्न प्रकार के जो गुण होते हैं ना, उन सारे गुणों से संबंधित या सारे अवगुणों से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से संबंधित एक आइटम बनाया जाए और उसके बारे में जो बच्चे हाँ या ना इसमें जो बोलते हैं, फिर उसी के आधार पर उनके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। आगे हम इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए दूसरे लेक्चर में इस बात को हम आगे रखेंगे।